myself Anil Sadhwani and welcome to my channel Anil Sadhwani उदयपुर। और सॉल्यूशन का पार्ट 7 स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक मजेदार टॉपिक जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े जिसको वॉन्टॉफ ने पाई से डिनोट किया था और बहुत अच्छा टॉपिक है, बायोलॉजी से भी रिलेशन है इसका। ऑस्मोसिस क्या होता है उसको हम समझें। क्या होता है ऑस्मोसिस में कुछ डेफिनेशन और कुछ तरीके लिख के मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बहुत इजी सा, बायो के स्टूडेंट इसको अच्छे से समझते होंगे, फिर भी एक बार मेरी लैंग्वेज में सुन लीजिए, देख लीजिए। ये है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इधर हमने पढ़ रखा है केवल सॉल्वेंट। केवल सॉल्वेंट मतलब मैंने इधर वाटर मॉलिक्यूल, केवल पानी, वाटर भर रखा है। इधर अपन ने इसमें वाटर में शक्कर मिला दिया या कुछ मिला दिया, यहाँ पे मैंने क्या भर रखा है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप होने वाला नेचर का प्रोसेस है कि वो इस तरह से होता है कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं अपने आप सॉल्यूशन की तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन की तरफ जाने लगते हैं और ये जो है कंसंट्रेशन, ये जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा इस तरह से। इसकी कंसंट्रेशन कम होने लग गई तो ये ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया। तो ये जो अपने आप होने वाला प्रोसेस है जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल से भी आपको ऑस्मोसिस समझाऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो कौन से पार्टिकल मूव करते हैं? सॉल्वेंट के या सॉल्यूट के? तो आपको कहना है कि आपके पास चॉइस है, ऑस्मोसिस में सॉल्यूट पार्टिकल जाएगा या सॉल्वेंट पार्टिकल जाएंगे। तो आप टिक करेंगे सर सॉल्वेंट के पार्टिकल माइग्रेट करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल माइग्रेट नहीं करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल और से भी समझा देता हूं कि वापस से क्वेश्चन आपके, ऑस्मोसिस में कौन से पार्टिकल जाएंगे? सॉल्यूट के पार्टिकल या सॉल्यूट के पार्टिकल या सॉल्वेंट के पार्टिकल? तो किसके पार्टिकल माइग्रेट करेंगे? सॉल्वेंट के पार्टिकल माइग्रेट करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल माइग्रेट नहीं करेंगे। तो डेफिनेशन क्या हुई ऑस्मोसिस की? बताइए। यहां से ही डेफिनेशन बना लेते हैं, केवल इस डायग्राम से डेफिनेशन बनाइए कि सॉल्वेंट पार्टिकल मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या है डेफिनेशन? इतनी सी डेफिनेशन है, देखिए बहुत छोटी सी डेफिनेशन। आपको डिफाइन करना हो तो वैसे दो डेफिनेशन है पर एक डेफिनेशन तो आपके आ गई। ये कौन से पार्टिकल? सॉल्यूट पार्टिकल, सॉरी सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट पार्टिकल मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन through the semi-permeable membrane. Solvent particle move towards solution through the semi-permeable membrane. That is called osmosis. इसको osmosis कहते हैं। osmosis के एक्सप्लेन करने के और भी तरीके हैं, मैं और भी अच्छे से इसको समझा देता हूँ कि osmosis किस तरह से होता है। देखिए, आपने एक कंटेनर लिया और ये हुई घिसी पिटी कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर मैंने एक सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे, ये सॉल्यूट है। और इधर भी मैंने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल क्या है? ज्यादा है।
है। तो ये सॉल्यूशन का नाम मैं दे देता हूं सॉल्यूशन ए और ये सॉल्यूशन बी। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है? लेस, ठीक है, लेस कंसंट्रेटेड। और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? मोर कंसंट्रेटेड। तो एक ऑब्जर्वेशन और भी देखा गया कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, किसकी तरफ? हायर कंसंट्रेशन की तरफ कौन से पार्टिकल जा रहे थे? सॉल्वेंट पार्टिकल। मतलब सोल्यूट तो कभी माइग्रेट ही नहीं करेगा। वापस से बोलूंगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट में से किसका माइग्रेशन हो रहा है? सॉल्वेंट पार्टिकल का। इसमें से सोल्यूट का नहीं हो रहा है। ये अपनी जगह ही माइग्रेट क्या हो रहा है? जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि मैंने यहाँ वाटर और नमक का सॉल्यूशन बनाया जिसकी लेस कंसंट्रेशन है ना। मान लिया कि यहाँ पे भी मैंने वाटर और नमक का ही सॉल्यूशन बनाया, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कौन सी है? हायर। मतलब ये ज्यादा कंसंट्रेट वाला है, लो। तो इसमें से नमक का माइग्रेशन नहीं हो रहा है। चलो नमक कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ शुगर ले लेता हूँ या ग्लूकोज ले लेता हूँ। चलो ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ये भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। नमक को अपन थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो सकते हैं। ये शुगर का, शुगर प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर। तो माइग्रेट कौन करेगा? ग्लूकोज नहीं करेगा, वाटर करेगा, क्योंकि वही क्या है? सॉल्वेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अभी तक ये कहना चाह रहा हूं या यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सोल्यूट पार्टिकल ना 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 ना, अलाउड ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। अलाउड कौन करेगा? केवल नहीं, ये वाटर करेगा। तो सोल्यूट नहीं जाते हैं, सॉल्वेंट जाते हैं। तो ये इस तरह से इस तरफ वाटर इधर आएगा, तो वाटर इस तरह से इसका लेवल थोड़ा सा अप जाएगा। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस की एक डेफिनेशन और भी बता सकते हो। सॉल्वेंट पार्टिकल, कौन से पार्टिकल? सॉल्वेंट पार्टिकल मूव टुवर्ड्स less concentrate to more higher concentrate solution through the semi permeable membrane। ये भी एक डेफिनेशन बन सकती है, पर डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है। कोई ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केमिस्ट्री में ऑस्मोसिस की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल नहीं जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है किसी कंपटीशन एग्जाम में शायद आया हुआ है, मुझे अभी ध्यान नहीं है कौन से कंपटीशन एग्जाम में है। बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है कि यहां पर 1/100 K4 Fe K4 FeCl6 का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर वाला सॉल्यूशन है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? m/100 है, ठीक है। तो और इधर है एक्वस, कोई और सॉल्यूशन ले लेते हैं, फेरस सल्फेट का, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। और उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है n/10, मोर कंसंट्रेशन लेस कंसंट्रेटेड। तो कौन किधर जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में K4 FeCl6, K4 FeCl6 जाएगा। सेकंड में FeCl फेरिक क्लोराइड जाएगा, थर्ड में वाटर जाएगा, फोर्थ में कोई भी नहीं जाएगा। चलो फोर्थ ऑप्शन
जाएगा और इसमें से माइग्रेट कौन करेगा? वाटर। तो मैं इतनी देर में आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा हूं कि ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट माइग्रेट करता है, सोल्यूट माइग्रेट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात कर लेते हैं। चलिए, हमने ऑस्मोसिस अभी तक समझा था, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहे हैं। मैंने एक ट्यूब ली है, इस तरह से बनी हुई है, इसमें यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। क्या लगा रखा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। ठीक है, ये ट्यूब होगी आपकी, और मैंने तो बहुत सिंपल सा काम कर रखा है। मैंने यहाँ पे केवल सॉल्वेंट, बट प्योर सॉल्वेंट लिया है। क्या लिया है यहाँ पे? प्योर सॉल्वेंट। और इधर क्या लिया है मैंने? सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्यूट भी क्या है इसके अंदर, सॉल्यूट भी मस्त वाले। देखो थोड़े अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप बताइए कि ऑस्मोसिस में होता क्या है? कि सर ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाने लगते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल किस तरफ जाने लगते हैं? सॉल्यूशन की तरफ। ऐसे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन याद है? सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डेफिनेशन भी याद हो गया, ऑस्मोसिस की प्रोसेस भी समझ में आ गया। सेमी परमेबल चाहिए, सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं चाहिए, है ना? तो ये लेवल ऊपर बढ़ा, मान लिया कि यहाँ पे ये ए पे था। कौन सी पोजीशन पे था? ए पे। इसको फ्री फ्लो ऊपर जाने दिया जहां तक ये जा सकता है, रोकन। माना कि ये अपने आप आके यहाँ पे रुका। ऐसा तो हो ही नहीं सकता वाटर का ओवरफ्लो हो जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ रही होगी। अब हमने इसके ऊपर पिस्टन लगाया, ये पिस्टन लगा दिया है, और पिस्टन लगाने के बाद यहां से अब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्या? एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन। किस पे अप्लाइड किया? सॉल्यूशन पे। और अप्लाई करके पिस्टन को प्रेशराइज करके वापस अपनी जगह पर ले आए। देखो इतना अप्लाई किया कि ये बी से वापस यहां तक लगा, पिस्टन को धीरे धीरे प्रेशराइज करके धीरे धीरे तो जितना सॉल्वेंट आया था या वाटर आया था वो बैक टू पवेलियन हो गया, वापस चला गया। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो गया? हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके रोक दिया। समझ में आई बात? जितना वाटर फ्लो था ऊपर आया, आपने प्रेशर अप्लाई किया, पिस्टन को यहां पे लाए। प्रैक्टिकली सिर्फ सोचिए, पानी ऊपर चढ़ने दिया, फिर आपने पिस्टन लगाया, पिस्टन लगा के इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, ये नीचे आया, वापस ये तक आया। जितने वाटर मॉलिक्यूल या जो सॉल्वेंट आए थे वो वापस क्या हो गए? अपने घर चले गए, बैक टू पवेलियन। प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड बी स्टॉप्ड। उसको अब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है। सिंपल बात जानते हो, जब अपन ने बराबर कर दिया तो ये प्रेशर कैलकुलेट कर दिया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऊपर की तरफ दूसरी उस तरफ लग रहा था वो भी क्या कर दिया? कैलकुलेट कर दिया। तो अब आप डेफिनेशन बना सकते हैं
प्रेशर जो सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जिससे ऑस्मोसिस रुक गया, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन पे अप्लाई किया जिसमें से ऑस्मोसिस रुक गया, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कहेंगे। क्या? चलो डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा सा जगह मेरी कम पड़ जाती है। एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर which applied on, किस पे अप्लाइड किया? सॉल्यूशन, so process of osmosis become stopped. That extra external pressure is called OP. पाई, OP मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, यहां पे अप्लाई किया, सो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बिकम स्टॉप, और अपने कितना अप्लाई किया ताकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए। दैट एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। उस एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मेरे ख्याल से ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके बाद एक दूसरा टॉपिक इस पे ले लेते हैं। एक मजेदार टॉपिक और भी है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में आप जनरली ज्यादा सुनते हैं आरओ, जो हमारे घरों में काम आता है आरओ वाटर बनाने में। रिवर्स ऑस्मोसिस पानी को थोड़ा सा, वाटर को साफ करने में काम आ जाता है। क्या होता है ये? थोड़ा आरओ वाटर पे ले लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? सोचिए कि चलो सिंपल सा जो एग्जांपल चल रहा है उसी से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर क्या बन रहे हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल। जैसे अभी मैं सॉल्वेंट पार्टिकल वाटर को ले रहा हूं, और भी कौन सा वाटर ले रहा हूं? अभी मैं माना कि कौन सा वाटर ले रहा हूं मैं? प्योर वाटर। इसमें कुछ भी नहीं है। इधर तुमने सॉल्टी वाटर भर लिया। कौन सा वाटर लिया है आप? वाटर कौन सा लाया? सॉल्ट का। मरीन वाटर, सी वाटर, सॉल्टी वाटर, और जो टैप वाटर जो आ रहा है उसको कर दिया। इधर सॉल्ट ज्यादा है, इधर अपने अभी सॉल्ट नहीं रखे, माना कि ना। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन क्या है? वाटर प्लस NaCl। इसके अलावा अगर हम सी वाटर ले रहे होते तो बहुत दूसरे और सॉल्ट भी होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस आप ऑस्मोसिस का जानते हैं। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल कहां जाते हैं? सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्वेंट पार्टिकल कहां जा रहे हैं? सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है सर, ये चढ़ रहा है, करने दो। माना कि यहां पर आपने वापस क्या ये लगाया, आपने अच्छा सा एक पिस्टन लगाया। अब यहां दे रहे हैं एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर, that is
प्रेशर। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या लगा रहे हैं, ज्यादा। तो प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो यहां तक ही आता। अब प्रेशर और बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ने पर प्रोसेस उल्टा हो जाता है। ये प्रोसेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ये प्रोसेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। देखो सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट पार्टिकल है कि नहीं, माइग्रेशन तो सॉल्वेंट पार्टिकल का होना है, सोल्यूट का नहीं होना है। सोल्यूट तो इस प्रोसेस में अलाउ ही नहीं है कि इधर उधर जा सकता है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन मूव टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट, मूव टुवर्ड प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कहने का मतलब है आपने प्रेशर अप्लाई किया, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, माथाफोड़ी करने लग गए इसके साथ, तो नमक के पार्टिकल तो वहीं रह गए और अब उल्टा हो गया, वाटर के पार्टिकल इधर आ रहे थे तो वाटर के पार्टिकल इधर जाने लग गए, तो प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, समझ में आनी बात। तो नमक तो इधर रह गया, अच्छा वाटर जो है वो इधर आ गया, जिससे इसका टीडीएस क्या हो गया, कम हो गया। हमें जितना सॉल्ट चाहिए उतना सॉल्ट इधर मिलाकर यहाँ उस टीडीएस को मेंटेन करके यहाँ पे वाटर बना सकते हैं, यानी सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको डिसैलिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, डिसैलिनेशन। तो आपका एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है आरओ की डेफिनेशन क्या होती है। आरओ को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, डिसैलिनेशन कर सकते हैं। इससे काम क्या आता है, सॉल्टी वाटर को या सी वाटर को फ्रेश वाटर में चेंज कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है कि इसको डिफाइन करो। चलो डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक बार ऐसे ही समझा देता हूं, फिर लिख के भी बता देता हूं। एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे अप्लाई किया, अप्लाई ऑन सॉल्यूशन, देन सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन मूव टुवर्ड्स प्योर, ये क्या है आपके पास, प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है अपने पास, प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वापस देखिए, तो डेफिनेशन ले लेते हैं। एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर applied on solution, then applied on solution, then solvent particle of solution, solvent particle of solution move toward pure solvent through semi permeable membrane। देखो, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बात तो ध्यान रखना। एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किस पे किया, सॉल्यूशन पे, देन सॉल्वेंट पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन मूव टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसी को हम आरओ कहते हैं, इसे डिसैलिनेशन भी कहते हैं। डिसैलिनेशन क्यों कह रहे हैं, इससे सॉल्टी वाटर यानी सी वाटर, मरीन वाटर को फ्रेश वाटर में चेंज किया
किया जा सकता है। कई जगह ऐसी हैं, कई कोस्टल एरिया ऐसे हैं जहां फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है, तो उस फ्रेश वाटर को चेंज करने के लिए आरओ एक बहुत अच्छी टेक्निक यूज होती है। पर मैं आपको थोड़ा सा जनरल डिस्कशन भी कर लेता हूं अभी के एनवायरनमेंट पे कि आरओ जो है बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, वायरस को किल नहीं करता है। आप ये सोच रहे हैं कि अगर कोरोना का से रिलेटेड है बात करना चाहें तो अपन बहुत अच्छी बातें यहाँ पे कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा। कि वायरस के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाते हैं, तो आरओ से वायरस और बैक्टीरिया मर जाएगा या रुक जाएगा वो नहीं है। वायरस के पार्टिकल तो आएंगे ही आएंगे, तो आरओ का प्रोसेस वायरस को नहीं रोक सकता। दूसरी बात, अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो यहां आरओ प्लस यूवी करके आपके पास मशीन आती होगी कि एक तो होता है केवल जिसमें आरओ का प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, पर कुछ मशीन होती है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है आरओ प्लस यूवी। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे के थ्रू इन बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है, तब हमें वायरस फ्री वाटर मिलेगा। और दूसरी बात आपको मैं एक बार, क्योंकि मैं टॉपिक इसी से रिलेटेड हूं, पहले मैं पूरी बात समझा देता हूं। डिसैलिनेशन क्या होता है? सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर किस पे अप्लाई किया? सॉल्यूशन पे अप्लाई किया, तो क्या हुआ? सॉल्वेंट पार्टिकल, क्योंकि सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट पार्टिकल है ना, तो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन से कहां जाने लग गए? प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लग गए, सेमी परमेबल, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। और रिवर्स ऑस्मोसिस में ये जो मेम्ब्रेन यूज होती है, और एनसीईआरटी ने लिख रखा है सेलुलोज एसीटेट की यूज होती है। कुछ बुक्स इसके लिए कॉपर फेरो साइनाइड की भी यूज होती है। ठीक है, किसकी यूज होती है? कॉपर फेरो साइनाइड की। और आरबीएससी ने इसको पोटेशियम K4FeCN6 लिख रखा है। जो मेरे लिए कंफ्यूजन है कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, हो सकता है देखो कि K4FeCN6 भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि सेलुलोज एसीटेट और कॉपर फेरोसाइनाइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है आरओ के अंदर। K4FeCN6 का आरबीएससी ने दे रखा है, तो आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग आप उसको मान के चल लीजिए। बाकी रिसर्च आप कर लीजिएगा नेट पे, इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा मैं देखूंगा कि ये भी क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है कि नहीं करती, बुक में तो गिवन है। ठीक है, तो ये पूरी बात होने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े से एग्जांपल लेते हैं ऑस्मोसिस के जनरल लाइफ के। क्यों ले रहे हैं उसका भी मुझे करंट अफेयर से अभी से रिलेटेड बात करनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे 2 मिनट उसके लिए ले रखे हैं। कि देखिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस में अगर आपने क्या किया, एक किशमिश को लिया और इधर वाटर भर दिया, तो वाटर क्या चला जाता है? इसके अंदर चला जाता है, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये क्या हो जाता है कि ये फूल जाता है। ठीक है, आपको ये पता है कि हाई कंसंट्रेशन की ओर माइग्रेट करते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि ये अपना थ्रोट मान लेते हैं, गला है, गले में ये वायरस है, मान लो ये आपका इस तरह से ये जो एक वायरस है। मैं अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ये प्रूव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रिकॉशन जरूर है कि आपने क्या किया
कि सॉल्ट को वाटर में डिसोल्व कर लिया, है ना, नमक का पानी गर्म करके गरारे कर लीजिए, तो इसमें चांस है नमक के पानी में, जैसे आप एक इस तरह से ले सकते हैं, देखो ये 100% वर्क करेगा नहीं करेगा, पर जैसे हम मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन और इसमें और भी ऐड करना चाह रहा हूं कि जब आप घर के अंदर आए, कुछ परचेसिंग करके हाथ वॉश कर लिए, ये सब कर लिए, तो उसके बाद सॉल्ट वाटर और थोड़ा हल्दी मिला दीजिए और उससे गरारे कर लीजिए। इन केस कोई पार्टिकल, कोई वायरस अदर देन दिस, कोरोना छोड़िए और बहुत सारे वायरस होते हैं, वो वायरस आपके अंदर चला गया, कफ करने वाला, कोल्ड करने वाला वायरस चला गया, तो उस केस में जो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या करेगा, इसके जो लिक्विड पार्ट को है वो खींच लेगा, और इसके लिक्विड पार्ट को खींच लेगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलेगा, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है, वायरस की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो इसका जो लिक्विड पार्ट जब वो सॉल्टी वाटर के अंदर चला गया, कंसंट्रेट हाई हो गया या उस तरह से, तो ये बैक्टीरिया क्या होगा या ये वायरस जो होगा वो क्या हो जाएगा, किल होने के चांस रहेंगे। ठीक है, मानते हैं कि जो वायरस होता है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ये लिविंग और नॉन लिविंग की बीच की एक कड़ी है, जब वायरस पड़ा हुआ है तो वो नॉन लिविंग है, जब किसी से अटैच हो गया तो वो अपने आप को रीजनरेट करके लिविंग में चला जाता है, ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं। पर देखिए, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मेरा केवल सजेशन है लॉजिकली कि हम सॉल्ट वाटर को भी यूज करें, तो इन चीजों से हमारा कुछ ना कुछ बचाव हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि ये जनरल बात बहुत अच्छी है, मुझे बतानी चाहिए थी कि हम दो तीन प्रिकॉशन रख रहे हैं, मुंह पर बांध रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, और एक प्रिकॉशन और भी मेरी तरफ से मैं ऐड कर रहा हूं कि हम कहीं मार्केट में जाए या हमें लगता है कि थोड़ा सा गला खराब होने जैसी स्थिति है, तो हम इसके गरारे करें तो भी हमें कुछ हद तक फायदा मिलेगा। चलो वो मारता है या नहीं मारता, लेकिन मुझे ये पता है कि कफ और कोल्ड में तो ये प्रोसेस अच्छा काम करता है। ठीक है, तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पे वापस आ जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पे वापस आ जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक आपको पता है PV = nRT आया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, जबरदस्ती घुमाने की आदत नहीं है, तो P की जगह वॉल्टॉफ ने πV = nRT कर दिया था, पाई को T से रिलेटेड किया था, पाई को V से रिलेटेड करके फिर ये फॉर्मूला बना दिया था। तो πV = nRT आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट से, N/V/RT में V यहां ले आओ, ये क्या है, ये है आपका मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन या मोलारिटी होती है, ध्यान रखना मोलारिटी है, मोलालिटी नहीं है। यहाँ पे कंसंट्रेशन हमेशा किस में लेंगे, मोलारिटी में। तो न्यूमेरिकल करते समय जब कंसंट्रेशन मेंशन करनी होगी तो C को आप मोलारिटी में लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको न्यूमेरिकल में समझा भी दूंगा। इसमें आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा CRT, और जो R की वैल्यू एटमॉस्फेयर में अपने जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल होंगे एटमॉस्फेयर में होंगे, तो यहाँ R की वैल्यू दिमाग में फिक्स रखी है 0.0821 ही लीजिएगा। कई बार कुछ न्यूमेरिकल है उसमें चेंज करनी पड़ेगी, एक आधा मैं आपको बता दूंगा। 99% आपको R की वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो किसमें करेंगे, वो करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें कुछ सॉल्यूशन होते हैं, जैसे
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको पूछ ले क्या होता है, ये पेयर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, यानी आप इस तरह से डिफाइन कीजिए कि पेयर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं कि 0.31 m NaCl solution is isotonic with human blood। तो ह्यूमन ब्लड के ये आइसोटोनिक है और पॉइंट ये है आपका 16 ये है 16 m NaCl is isotonic to human blood और एक ग्लूकोज है 0.31 m, ठीक है। ये ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है ये आइसोटोनिक है ब्लड के। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल आपको दिमाग में आगे होंगे। 0.16 m NaCl solution is isotonic to the blood and 0.31 m glucose solution is isotonic to human blood। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक होते हैं हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन और एक होते हैं, उनको साथ में लेना पड़ता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, हाइपर मतलब आप जानते हैं हाइपर होना, गुस्सा होना ज्यादा, तो पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। इसको समझिए कि ऐसे पेयर जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये पेयर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपरटोनिक है और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अगर कांटेक्ट में लाया जाए तो उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा क्योंकि दोनों का फोर्स इक्वल होने की वजह से, प्रेशर इक्वल होने की वजह से उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा, ठीक है। इधर भी लड़ाई दोनों की बराबर है, दोनों का प्रेशर इक्वल है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आप एक बार लिखना चाहें तो लिख लीजिए। चलिए लिख लिया होगा, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, है ना, कंटिन्यूएशनली ब्रेक करते हैं अपन। तो चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चलिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। 6 ग्राम यूरिया, 6% यूरिया, जब परसेंटेज दिया जाए, यूरिया सॉल्यूशन है, कैलकुलेट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर at 300 केल्विन। जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको परसेंटेज दिया जाए तो आप इसको W/V लेंगे। क्या लेंगे? W/V। वैसे तो रिटर्न आता है, मास बाय V भी कह सकते हैं, M/V भी कह सकते हैं, या वेट बाय V भी कह सकते हैं, वॉल्यूम भी कह सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, 6% का यूरिया का मतलब है 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये पहली बार ऐसा आया होगा कि 100 ग्राम की जगह में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ले रहा हूं। प्लीज ध्यान रखिएगा
प्रेशर में परसेंटेज W/V में गिवन होता है। कई बार ये बात बच्चों को ध्यान नहीं रहती है, जिससे ये कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैं ये भले एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इजी सा न्यूमेरिकल है, पर पहले मैं इसी को ही ले रहा हूँ, है ना। चलो ये मिली नहीं, अभी पहले काम कर लेते हैं इसमें, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम हो गया है, तो उसके बाद क्या करना है, पाई निकालना है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना मतलब पाई निकालना है। तो चलिए पाई निकाल लेते हैं। पाई क्या होता है, CRT। ये C किस में, C का मतलब मोलारिटी। इस C का मतलब क्या होता है, मोलारिटी। तो हम जानते हैं मोलारिटी कैसे निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। यूरिया का मास दे रखा है 6, और यूरिया का, ये सॉल्यूट के लिए ना, यूरिया का मास, ये मास किसका, यूरिया का, और मोलर मास भी किसका, यूरिया का। यूरिया का मोलर मास 60 होता है, ध्यान रखिएगा। NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला है, इसका मोलर मास 60 होता है, निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन कार्बन कैलकुलेट करेंगे। बेचारा यूरिया रिटायर्ड हो चुका है, 60 की एज है इसकी, तो अच्छा है, अच्छी बात है, रिटायर्ड हो चुका है। तो याद रखिएगा यूरिया का मोलर मास कितना है, 60। एक और रिटायर्ड पर्सन है बहुत अच्छे हमारे पास, वो है एसिटिक एसिड। ये भी इसका मोलर मास भी क्या होता है, 60। 2 पर्सन आर रिटायर्ड, मिस्टर यूरिया एंड मिस्टर एसिटिक एसिड, मोलर मास इज 60, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रह जाएगा, तो ये माथापड़ी तो नहीं बचेगी, इससे बच जाएंगे। 100 वॉल्यूम तो आपको पता है कितना है, परसेंटेज है, तो ये हो गया। तो आपके पास आ जाएगा 1 कैपिटल एम, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है ना। यहाँ आप ये कह सकते हैं मोल पर लीटर, क्योंकि मोलारिटी ले, मोलालिटी होता तो केजी होता है यहाँ पे, है ना, और स्मॉल एम होता। तो आप सब जानते हैं वैसे तो, ये बहुत अच्छा लगने लग गया होगा, बहुत इजी पड़ रहा है। और R की वैल्यू यहाँ पे अपनी फिक्स है 0.0821, ठीक है, ये ले लिया 0.0821। और टेम्परेचर 300 केल्विन, अगर केल्विन में नहीं दे रखा है तो आप केल्विन में चेंज कर लेना। और इसके मैंने आंसर निकाल रखे हैं, जिसके जो आंसर आ रहे हैं 24.63, कितने आ रहे हैं, 24.63 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने कहा था कैलकुलेशन में मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ज्यादा रहेगी। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। पर मैं पहले आप लिख लीजिए, मैं 2 बात पे आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। मैं इसीलिए इस न्यूमेरिकल को वापस, इसी तरह के न्यूमेरिकल को वापस लूंगा, ठीक है। कि पहली बात, परसेंटेज का मतलब है ग्राम और इधर वॉल्यूम के अंदर। दूसरा, जो कंसंट्रेशन जो ले रहे हैं वो मोलारिटी में ले रहे हैं। इन दोनों बातों को ध्यान रख लेंगे तो ये न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। इसी तरह का कोई न्यूमेरिकल, इसी तरह का, मुझे परफेक्टली लर्न में याद नहीं है, इस साल आरबीएससी बोर्ड में आया था, इस साल आरबीएससी बोर्ड में, क्योंकि अभी तो मैथ्स का पेपर बाकी है, लेकिन आरबीएससी केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, ठीक है। और एक में मेरे पास बीएससी फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट आए थे, उनको आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना था, तो मैं उनके लिए भी बोल देता हूँ कि मैं जल्दी ही आरएस कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का। अभी बात कर लेते हैं वापस से, मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अपन एक तरह से रिपीट ही करते हैं ना। देखो यहाँ पे आ गया 3%, यहाँ पे आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि आपको उन चीजों पे ध्यान जाए, इसलिए मैं इस चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, है ना। मतलब 3% का मतलब है, ये वैसे मैं तो न्यूमेरिकल आपको ही देना चाहिए, कर लेते हैं आप। 3 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ क्या, सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 3% का मतलब ये हो गया। फिर बात दूसरी करते हैं कि पाई इज इक्वल टू आपके पास है CRT। तो हमें क्या निकालना है, C निकालना है। क्या निकालना है अपने को, कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन 2 मिनट आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, देखिएगा इसका। चलिए सब सही चल रहा है, ठीक है। मैं ही आज कैमरा मैन हूँ और मैं ही सब बोर्ड पे कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ा। देखो कंसंट्रेशन किसमें, m में, पोलैरिटी में, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। मास कितना, अब परसेंटेज 3 है तो ये 3 ग्राम हो गए। मोलर मास रिटायर्ड पर्सन यूरिया 100 और वॉल्यूम 1000 और 100, ये तो ये आ रहा है आपके पास 0.5 m। उसकी कंसंट्रेशन आधी कर दे तो पिछले वाले का आंसर भी हाफ हो जाएगा वैसे। अब ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो 273 जोड़ के केल्विन में चेंज कीजिए। 7 8 9 10, वही मैं अभी वापस क्या ले आया हूँ, 300 केल्विन ही ले आया हूँ। मैंने 27 का मतलब 300 केल्विन ही ले आया हूँ, है ना। पाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा आपके पास, कंसंट्रेशन आ चुकी है, आर की वैल्यू है 0.0821 और 300, ठीक है। जो पहले आंसर आए थे उसके क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 12.31। ये हो जाएगा 12.31। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, पर आप इसको एक बार लिख लीजिए। जितने में इंक भर लूंगा, थोड़ा सा इंक मेरे को भरनी पड़ेगी, अब वो थोड़ा सा लाइट हो गया है। देखिए सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल अपन और ऑस्मोटिक प्रेशर पे कर लेते हैं। ऑस्मोसिस आपको अच्छा लगा होगा, है ना। देखिए कि 4% यूरिया solution is isotonic with B non-volatile solute solution 12% B non-volatile solute solution. Calculate molar mass, molar mass मतलब molecular weight of B। B का हमें क्या निकालना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, बस इतनी सी बात है। देखिए आइसोटोनिक का मतलब आप जानते हैं, आइसोटोनिक का मतलब होता है पाई1 = पाई2, यानी दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इक्वल हो चुके हैं। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो पाई C1RT, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, C2RT, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा C1 और C2। C2 C1 आप जानते हैं किस में ले रहे हैं, मोलारिटी में ले रहे हैं, मोलारिटी में ले रहे हैं। तो मास अगर मैं ये एक के रेस्पेक्ट में ले लेता हूँ, जैसे यूरिया के रेस्पेक्ट में, तो ये 4% हो जाएगा, 4, ठीक है। ये मैं किसके लिए ले रहा हूँ, यूरिया के लिए, और ये मैं ले रहा हूँ बी के लिए, ना। तो यूरिया 4% का मतलब 4 ग्राम। यूरिया का मोलर मास आप जानते हैं कितना होगा, 60, और 1000 फॉर्मूला तो आता है ना मोलारिटी का, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज में, जब परसेंटेज में वॉल्यूम है तो वो कितना मान रहे हैं अपन, 100 मान रहे हैं, ठीक है। तो मास और मोलर मास यूरिया का रिटायर्ड 60 और ये इक्वल टू बी के लिए, बी
कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। और मोलर मास उसका बी का मोलर मास मुझे क्या है, मान लिया कि बी का मोलर मास मुझे ये तो निकालना है 1000, ये क्योंकि परसेंटेज में ये बात तो कॉमन ही चल रही है, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा मोलर मास, मैं इधर ले लेता हूं 12, ठीक है, इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका 3 बार गया, ये आपका कितना आया 180। यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो सिंपल से आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड था। और आज हम इतना बढ़िया अच्छा सा टॉपिक अपन ने लिया ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद वाले टॉपिक भी बहुत मजेदार है। सॉल्यूशन चैप्टर ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए और लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।